संवाद 2023 ये इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक संवाद हो सके। ये संवाद इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो INH का जो मंच है वो जनप्रतिनिधियों की बात और जनता की बात एक मंच के तौर पर आपको दे रहा है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम संवाद 2023 में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण जो कि INH का है, जिसमें हम जिले के विकास पर बात करेंगे। जिले में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस जिले की प्रशासन व्यवस्था को संभालते हैं, जो इस जिले की कानून व्यवस्था को संभालते हैं, सबसे पहले ये संवाद उनके साथ किया जाएगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी ASP DR पोर्ते जी को। सर आप भी मंच पर आइए, कुछ संवाद आपके साथ भी होंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल बिजनेसमैन मोहम्मद यासीन साहब को भी बुलाना चाहूंगी। सर आप भी मंच पर पधारें। साथ ही साथ इस क्षेत्र के डॉक्टर, इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी CEO जिला पंचायत जो अध्यक्ष है यहाँ पर, साथ ही DFO साहब को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर आप सभी मंच पर पधारें। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। INH हरिभूमि का विशेष कार्यक्रम संवाद 2023, जिसके तहत आज जिले के विकास पर चर्चा होगी। ऐसे में संवाद के 2023 के इस पहले सेगमेंट की पहले सेशन की शुरुआत करते हैं और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सभी खास मेहमानों का। हरिभूमि INH 24/7 आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। शुरुआत हम बारी बारी से करते हैं, चूंकि हमारे साथ कलेक्टर साहब मौजूद है। दीपक सोनी जी आपका बहुत स्वागत है। कलेक्टर साहब सबसे पहले सवाल आपसे मेरा यही होगा, जिस तरह से कोंडागांव के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे जानकारी मिली कि कोंडागांव भले ही छोटा शहर हो, लेकिन एक छोटा जिला हो, लेकिन इसने अपने आप का परचम बहुत दूर तक लहराया है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे में विकास के लहजे से, विकास की दृष्टि से कोंडागांव किस तरह से बेहतर कर रहा है? जी, कोंडागांव हमारा ज़िला है जो बस्तर संभाग का द्वार के रूप में ज़िला है और कांकेर ज़िले के बाद कोंडागांव होते हुए आप जगदलपुर पहुंचते हैं। और कोंडागांव ज़िला एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। टूरिज़्म की पर्याप्त संभावनाएं यहाँ पे है। ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पे समृद्ध आदिवासी संस्कृति का परिदृश्य आपको देखने मिलता है और काफ़ी सरल और सुलझे हुए नागरिकगण हैं। और ये ज़िले का अपना महत्व है कि एक एस्पिरेशनल ज़िला भी है, आकांक्षी ज़िला भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के सहयोग से इस ज़िले को अपनी एक नई छवि मिले, एक बेहतर छवि मिले, इसके लिए पूरा ज़िला प्रशासन प्रयास कर रहा है। हर क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जिसमें कि हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। हमारे हमारे किसान 4 साल पहले जितने किसान धान विक्रय करते थे उनकी संख्या में जो है दोगुनी संख्या हो गई है। और साथ ही ज़िले में हमारे 66,000 मक्का कृषक भी है। उनके लिए विशेष रूप से राज्य शासन ने जो है मक्का प्लांट की जो है शुरुआत करने की घोषणा की है और ये संभवतः पूरे देश का प्रथम ऐसा प्लांट होगा, मक्का इथेनॉल प्लांट, जो कि राज्य शासन द्वारा शुरुआत की जा रही है। तो यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा और डेली 80,000 लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन की क्षमता वाला यह प्लांट होगा और डेली 210 टन मक्का की इसमें खपत होगी। और हमारे 66,000 मक्का कृषक हैं जो कि ज़िले के लाभान्वित होंगे और आसपास के अन्य ज़िलों के भी मक्का कृषक इससे लाभान्वित होंगे। तो इसका कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और आगामी 1 से 2 माह के अंतर्गत इसका जो है कमीशनिंग का कार्य हो जाएगा और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की बात करें या मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की बात करें या मुख्यमंत्री सम स्वास्थ्य योजना की बात करें, तो सभी क्षेत्र में यह देखा गया है कि किस तरह से हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कि कई नागरिक हैं, कई ग्रामीण जन हैं जो कि शहरों में नहीं आ सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र दूर है, तो हाट बाजार में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से जो है उपचार का कार्य शुरू किया गया। अंदरूनी क्षेत्रों में कई जगहों पर पहुंच नहीं पाते हैं लोग, उसकी वजह से दिक्कतें आती है।
एथेनॉल प्लांट का आपने जिक्र किया, इसका जिक्र हम लंबे समय से सुन रहे हैं। यहाँ पर और भी ऐसी कई योजनाएं जो कि अब तक आगे नहीं बढ़ पाए, वो क्यों नहीं बढ़ पाई है, उस पर भी हम आगे अगले राउंड में आपसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि एसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां एसपी साहब के लिए भी हो जाए। हमारे साथ वाई अक्षय कुमार जी मौजूद है। वाई अक्षय कुमार जी, आपके पास एएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, माफी चाहूंगा। एसपी साहब, हम आपसे चाहेंगे आप बताएं किस तरह से कोंडागांव में सुरक्षा की दृष्टि से क्या बेहतर पहल पुलिसिंग की तरफ से की गई, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, किस तरह से संवाद स्थापित किया गया है, क्राइम रेट में क्या कमी आई है, कैसे प्रदेश को इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं, इस जिले को कैसे आप अब तक कंट्रोल करते आए हैं? नमस्कार। जैसा आपने बताया कि हमारे कोंडागांव जिले में पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों हिसाब से अपने कार्य कर रही है। यदि मैं अलग अलग पहलुओं में बात करूं, सुरक्षा के हिसाब से बात करूं, पहले तो सुरक्षा के हिसाब से और कानून व्यवस्था के हिसाब से इस पूरे जिले के पुलिस को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें कोंडागांव, केसकाल, फरसगांव और मर्दापाल डिवीजन है। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर क्राइम रेट कम है और नक्सलिज्म का थोड़ा सा यहाँ इफेक्ट है। तो नक्सलिज्म को देखते हुए यहाँ पर अलग से हमारा जो जिला बल है, उसके अलावा यहाँ पर CAF, जिसको छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कहते हैं, उसकी 5 कंपनियां यहाँ अलग अलग जगह में कार्यरत हैं, जिसमें कि आपका कुएमारी, कुदूर, उरंदाबेड़ा, बयानार और विश्रामपुरी में है। इसके अलावा यहाँ पर नक्सलिज्म के हिसाब से देखा जाए तो ITBP के 2 बटालियंस और BSF का 1 बटालियन तथा CRPF का 1 बटालियन, इनकी अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें CRPF की 3 कंपनियां, ITBP की 4 कंपनियां, BSF की 1 कंपनी यहाँ पर कार्य कर रही है। और हम लोग नक्सलिज्म को देखते हुए यहाँ पर जब भी कोई सूचना मिलती है या फिर कोई भी आसूचना प्राप्त होती है तो उस पर हम तस्दीक करते हुए कार्रवाई करते हैं। कोशिश करेंगे अगले राउंड में। लेकिन जिला पंचायत CEO प्रेम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। प्रेम प्रकाश जी के लिए बहुत स्वागत है उनका तालियों के साथ में। और प्रेम प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ का जो स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह का सिस्टम है या ओवरऑल जो सिस्टम है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपके विभाग की तरफ से क्या उपलब्धियां रही है? कोंडागांव जिला जो है उसमें 383 ग्राम पंचायतें आती हैं, जो अलग अलग 5 विकास खंडों में डिवाइडेड है। इसमें ग्रामीण को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के द्वारा जो गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है, जिसमें हमने 271 गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है, जिसमें अभी इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर के लगभग 2 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हमने पशुपालकों और कृषकों से की है, जिसमें से लगभग 49,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना करके हमने किसानों को और अन्य विभागों को विक्रय किया है और उससे महिलाओं को जो है इसके माध्यम से काम मिला है। इन 265 गौठानों में से 164 के आसपास हमारे जो गौठान हैं, इनको हमने मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में डेवलप किया है, जहां पर महिला समूहों के द्वारा सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, गाय पालन को लेकर के ये सब जो महिला समूह हैं वो इसमें काम कर रही हैं। उसके अलावा राज्य शासन के निर्देशानुसार महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में हमने 10 स्थानों पे उसका विकास कार्य पूर्ण किया है, जिसमें अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से युवा समूह और महिलाओं को जो है एक तरह से इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी उसमें काम करें। और ये पूरा काम अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम कर रहे हैं। चलिए, तो कोंडागांव को आगे बढ़ाने की दिशा में आपका विभाग बेहतर पहल कर रहा है। वापस हम आना चाहेंगे DFO साहब के साथ। DFO साहब जांगड़े जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जांगड़े जी, बहुत स्वागत है आपका। कोंडागांव का जो इलाका है, ये पूरा एक वनवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां आपके सामने पेश आती है अपने डिपार्टमेंट को लेकर? वन विभाग कोंडागांव, इसमें 2 डिवीज़न आते हैं, कोंडागांव डिवीज़न है और दूसरा केशकाल डिवीज़न है। इन दोनों डिवीज़न में यदि हम देखें एक संभावना के रूप में, तो जो केशकाल डिवीज़न है उसमें पर्यटन की बेहतर संभावनाएं हैं और हम इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहे हैं। इसमें स्व सहायता समूह और दूसरे जो छोटे छोटे समूह बना करके उनको पर्यटन से जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है, लास्ट टाइम यदि मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमने सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो टैप किए थे हमने टाटामारी में और मांझीनगढ़ में और उसके आसपास के एरिया में, जो सबसे अधिक था इसमें अभी तक का 97।
इसमें फ्रांस, जर्मनी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग वो आए थे और उनका प्रतिसाद काफ़ी अच्छे से मिला हुआ है। इसके अलावा टाटामारी में पिछले साल जो है 1,23,000 का फुटफॉल हमने जो है इंक्रीज़ किया सीएम साहब के वहाँ पर विजिट के पश्चात में। और इसके अलावा भी और दूसरे जो पर्यटन क्षेत्र हैं जैसे होनहेड या दूसरे जो यहाँ पे 26 अलग अलग छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, उनको भी हम धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल आपने की है। मैं चाहूँगा तालियों की गड़गड़ाहट हमारे इन सिस्टम के महत्वपूर्ण स्तंभों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऊपर से योजनाएं बनती है, आदेश आते हैं, उनका जो जमीन स्तर तक पालन होता है या लोगों तक जो योजनाएं पहुंचती है उसमें मुख्य भूमिका इनकी होती है। इस उपलब्धि के बारे में कोंडागांव से लेकर वैश्विक स्तर तक आपने कोंडागांव और बस्तर समेत पूरे प्रदेश का नाम आपने रोशन किया है। ये उपलब्धि किस तरह से आपने हासिल की है, ये सफर कैसा रहा? आप सभी को नमस्कार। मैं मोहम्मद यासीन, बेसिकली मैं नारायणपुर से हूँ और 20 साल पहले कोंडागांव आया। अब कोंडागांव में आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पे मेरा काम चला। फिर मैं 2019 में लेक्सस एंड इना प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी की शुरुआत की। बेसिकली ये एक्यूप्रेशर और फुट मसाज से रिलेटेड है और ये अपने आप में इंडिया का पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको हमारे इंडियन एचवर्स अवार्ड मिला है हमको। और ये 2019 में मैंने रायपुर से इसकी शुरुआत की। रायपुर के बाद रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, भोपाल, गुड़गांव, नोएडा, उदयपुर, भोपाल, इतने जगह, गाजियाबाद, इतने जगह हमारा है। और अभी कुछ समय पहले मैंने दुबई के इमार माल में अपना ये प्रपोजल डाल के आया। इंशाल्लाह वो भी जल्दी शुरुआत हो जाएगी। इस तरह ये कॉन्सेप्ट को गल्फ कंट्री में डालने का ये इरादा है और 1 आध साल के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। यास्मीन जी, हम चाहेंगे आप तमाम दर्शकों को ये बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई और कितने लोग आपके साथ जुड़े, कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रहे हैं? जी, इसमें बेसिकली अभी हमारे यहाँ 500 से 600 लोग को रोजगार दिया हूँ मैं। और जब और जगह हर इंडिया के हर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में खोलने का वो है, तो हमारे जो मैनेजर वगैरह सब जा रहे हैं। तो 1 साल में आपको ये रिजल्ट 5,000 के आसपास की मिलेगी रोजगार के उसमें से। ब्लड सर्कुलेशन और जो आपकी अनिंद्रा है, ये चीज़ें अच्छी हो जाती है। ये एक उपचार नहीं है, इसको एक फास्ट रिलीफ बोल सकते हैं आप। एम्बुलेंस का जिक्र अक्सर हम देखते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्रसूताएं होती हैं उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इस तरह की खबरें आए दिन निकल कर आती है। कमी कहाँ पर है, रुकावट कहाँ पर है, दिक्कतें कहाँ पर है? जिस तरह से आपने बात की कि आपके जो स्वास्थ्यकर्मी या बाकी जो स्थितियां हैं सिस्टम की, उसको आपने मुखरता के साथ बताया, लेकिन परिवहन को लेकर एक बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि बस स्टैंड, जो बहुत से लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि आपने बस स्टैंड जिस जगह पर बनाया है वो लोगों के लिए ईजी टू अप्रोच नहीं है, लोग आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। साथ ही केशकाल बाईपास को लेकर बहुत से लोगों ने एक शिकायत दर्ज की कि भाई केशकाल बाईपास अब तक पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा हम चाहेंगे इस पर भी आप प्रकाश डालें, कहाँ पर बात रुक रही है? जी, केशकाल बाईपास के लिए मैं बताना चाहूँगा कि केशकाल बाईपास के लिए हम लोग जिला प्रशासन, राज्य शासन की तरफ से हम लोग पूर्ण रूप से पत्राचार भी कर रहे हैं। और बेसिकली वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और उसमें हम लोगों ने पत्राचार भी किया है और बीच में काम शुरू भी हुआ था। इनफैक्ट जो ठेकेदार काम नहीं कर पाए थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। और अभी ये जानकारी मिली है कि NHAI के अधिकारी आए थे, उन्होंने बताया कि साहब वो जो है पुराने ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्योंकि इसका जिला लेवल से नहीं होता, राज्य लेवल से नहीं होता, केंद्र लेवल से होता है, तो उसका भी कार्रवाई हो गई है वहाँ। नक्सल मुक्त जो जिला है उसकी श्रेणी में आता है, लेकिन कई मर्तबा जो खबरें आती है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम दावे करते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि दावे करते हैं, उनमें कितना सच है। क्योंकि आप लोग जमीन पर काम करते हैं, ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या इसकी हकीकत है, वास्तव में क्या चुनौतियां आपके सामने, और क्यों नहीं यहाँ पर पूरी तरीके से नक्सलवाद का अंत हो पा रहा है? जब से कोंडागांव में नक्सलिज्म के लिए पुलिस ने, CAF ने और जो CAPF है, जो पैरामिलिट्री फोर्स आती है सेंट्रल से, उनके द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया है। तो अगर आप देखेंगे शुरुआत से लेकर अभी तक की स्थिति में, तो पहले नक्सलवाद यहाँ बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे हमारे थाना जो बहुत प्रभावित है, जैसे आज की स्थिति में उनकी वहाँ पर नक्सलिज्म न के बराबर है। आज सूचना संकलन के माध्यम से और उस आधार पर कार्रवाई भी करते रहते हैं ताकि उनका प्रभाव को जितना हो सके कम किया जा सके। 900 से अधिक महिला समूह जुड़ी हुई हैं, जिसमें लगभग हमने 88 से 89 हज़ार महिलाओं को जोड़ के रखे है। तो उनको भी कहीं ना कहीं हम NRLM के माध्यम से उनके ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करके
उनको एक इसके माध्यम से भी हम लाभ दे रहे हैं। ये चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हर वर्ग के लिए एक ऐसी प्लानिंग करके रखी हुई है जो कि बहुत मजबूत है और आने वाले भविष्य को उज्जवल बताती है। आप सभी ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि जो संवाद हम स्थापित कर रहे हैं इसका जो असर है वो जमीन पर होगा और जितनी बातें इन्होंने बताई है वो वाकई में जमीन पर फलीभूत होगी, वो दिखाई देगी। धन्यवाद सनी। हमारे बीच पधारे कुछ और हमारे अतिथि, दीपक बैद, सांसद बस्तर, स्वागत करती हूँ सर आपका। केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा, सर आपका भी स्वागत है। मोहन मंडावी जी, भाजपा सांसद कांकेर, सर आपका स्वागत है। चूंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि मंच पे आसीन हमारे अतिथियों ने कहा कि विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह हमारे जनप्रतिनिधि भी जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और जिले के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करें। कहते हैं कोई भी पूजा हो या किसी समारोह को शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो कि हमारी संस्कृति है। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह दीपक की बाती ऊपर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर उठी रहे, यही कामना के साथ दीप प्रज्वलन किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है संवाद 2023, यानी कि 2023 को लेकर क्या योजनाएं थी जनप्रतिनिधियों की, कितना वो उन विषयों पर खरे उतरे, या फिर ये कहा जाए कि जनता के बीच वो अब अगली बार क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच उन्हें दोबारा जाना है, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है। साथ ही उन्होंने पूर्व में जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। इसी कड़ी में मैं अपने मोहन मरकाम जी को छोड़कर बाकी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि सर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मोहन मरकाम जी के साथ है जो कि संवाद करेंगे नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडे जी। सर मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज आप सभी अपने अपने स्थान पर ग्रहण कर लें। कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों से सवाल और उनके जवाब। वो सवाल जो अधूरे रह गए, कहीं ना कहीं जनता के मन में घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी एक अपनी जो बात कह सके कि देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, क्या करना बाकी है, कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। और खास तौर पर क्योंकि चुनाव की बेला है तो लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन सवालों से ही तमाम जो कार्यों की जो परीक्षा है वो होती है, तमाम परीक्षाधीन जो कार्य हैं उनकी समीक्षा होती है। और यही एक वजह है कि संवाद 2023 INH हरिभूमि ने ये कार्यक्रम रखा है। तो पुनः आप सभी का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस सेशन के अतिथि हैं मोहन मरकाम जी। मोहन मरकाम जी का परिचय बेहद लंबा है। इसके अलावा कोंडागांव विधायक हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद के संभालने वाले, सफलतापूर्वक बेदाग। तो मोहन मरकाम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पहला सवाल, एक अध्यक्ष के रूप में, कोंडागांव विधायक के रूप में मोहन मरकाम जी अपने आप को कितना सफल मानते हैं? 2018 में कोंडागांव की महान जनता ने दोबारा कोंडागांव विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर मिला और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। जिन उम्मीदों, जिन विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ कोंडागांव की जनता ने मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनने का मौका दिया, मैं कोंडागांव विधानसभा की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता है, उस मिथक को भी हमने पहली बार तोड़ा और 14 के 14 नगर निगम में भी जीते। तो पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में 6 लाख मेंबरशिप हुआ करते थे। मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 19.5 लाख मेंबरशिप हमने किया। तो जो हाईकमान आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब ने जो संगठन की बागडोर सौंपी थी, मैं एक संगठन के मुखिया होने के नाते संगठन की बात, कार्यकर्ताओं की बात और जनता की बात और हमारे क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं की बात मैंने पूरा करने का प्रयास किया।
बहुत धन्यवाद काम जी। सब बढ़िया बात आपने ये कही कि जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 4 उपचुनाव हुए, चुनाव में आपने सफलता हासिल की, लेकिन एक जो बात होती है, आपने कोंडागांव की बात कही, भाई कोंडागांव की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो क्या कोंडागांव को वो चीज़ें जैसे बाईपास की सुविधा हो गई, या फिर जो केसकाल का जो वहाँ पे नया जो मैप बना था, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था, उसके बाद आज 7 साल होने को आए, केसकाल को एक ईंट नहीं लगी वहाँ पे, ये कहा जाता है। दूसरी बात, पेयजल की समस्या को लेके, एक स्वच्छ पेयजल की समस्या को लेके यहाँ पे हमेशा ग्रामीण जो हैं वो परेशान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रेल परियोजना है बस्तर को, आपने कहा था कि एक सुगम साधन हम देंगे परिवहन का, वो तमाम परियोजनाएं अभी भी कागजों में ही रह गई है। देखिए, कोंडागांव की बात है बाईपास की। हमारी सरकार आने के बाद 70 करोड़ रुपए का बाईपास स्वीकृत हो भी गया है। टेंडर प्रक्रियाधीन है, टेंडर जल्दी से जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। जो 15 साल यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार भी रही है, यहाँ से मंत्री माननीय लता हुसैन मैम जी भी रही है, मगर कोंडागांव वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, बाईपास नहीं हो पाया। जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते, कोंडागांव नगर वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब का, जो हमारी बहुप्रतीक्षित मांग बाईपास भी हो गई है। रही बात सड़कों की बात, आप कोंडागांव जिले का, कोंडागांव विधानसभा का हर गांव देख लीजिए, हर गांव में डामरीकरण सड़कों से जुड़ा है। कोंडागांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। पेयजल की बात है, कोंडागांव नगर वासियों को 50 सालों तक पानी की समस्या ना हो, उसके लिए 45 करोड़ रुपए से जल आवर्धन योजना, जो टेंडर प्रक्रिया हो गई थी, इस कोरोना काल में ठेकेदार की मौत होने के कारण बीच में ही काम रुक गया है, वो काम भी जल्दी से जल्दी दूसरे न्यू टेंडर करके जलावर्धन योजना भी 45 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और हर गांव को हम लोग पानी की सुविधा हो, उसके लिए शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, पानी की सुविधा के लिए हम लोग विशेष कार्य योजना बनाकर हम कर रहे हैं। आपकी सरकार ने जब सरकार में आने से पहले आपने भयमुक्त बस्तर देने का वादा किया था जनता को, भयमुक्त कर पाए आप? लगातार हत्याएं, लगातार अपहरण, और तो और विपक्षी पार्टी और टारगेट किलिंग का तक यहाँ पे आरोप लगा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का एक विजन था, शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है। पहले जहां महासमुंद, राजनांदगांव और 17-18 जिलों में नक्सलियों का नेटवर्क था, मगर हमारी सरकार आने के बाद नक्सली जिलों में कमी आई है। आप केंद्र सरकार ने हमारे जिलों को, कोंडागांव जिले को नक्सली मुक्त जिला घोषित किया है, तो ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हम जनप्रतिनिधि अंदरूनी क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ अंदरूनी क्षेत्रों तक मिल रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं, हमारे प्रशासन के लोग जा रहे हैं। मैं हमारे सांसद आदरणीय दीपक बैज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से वो सांसद बने हैं, पूरे चाहे अबुझमाड़ हो, चाहे बीजापुर हो, कोंटा हो, सुकमा हो, जगरगुंडा क्षेत्रों में भी जा रहे हैं और लगातार बस्तर की आवाज को देश के पवित्र सदन संसद में बात रख रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के जो नेतृत्व में एक गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरा करने का काम हम जनप्रतिनिधि पूरे बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, आपके ऊपर जैसे कि जो दोहरी जिम्मेदारी है, आपका पूरा कामकाज भी आपके ऊपर है और इसके अलावा संगठन में संतुलन बनाने का भी है, लेकिन कोंडागांव विधायक भी हैं। कोंडागांव के लोगों का ये कहना है कि विधायक जी रायपुर में ज्यादा दिखते हैं अध्यक्ष के रूप में, बजाय कि विधायक के रूप में कोंडागांव में। देखिए, जनता का कहना अपने जगह सही भी है, इसलिए कि संगठन की जिम्मेदारी होने के नाते 15 दिनों तक मेरे को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में देखना पड़ता है और 15 दिन तो मैं जो भी समय मिलता है मैं अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करता हूं और जितने भी मेरे विधानसभा में 241 बूथ हैं
उन गांवों में मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं, शासन की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे साथ साथ हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, हमारे जनपद अध्यक्ष हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, सभी के माध्यम हम लोग सामूहिक जिम्मेदारी के साथ शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। मरकाम जी, जब सरकार में आने से पहले आप लोगों के पास घोटालों की लंबी फहरिस्त थी, चाहे नान घोटाला हो, ये हो, जीरम है, कितने सारे घोटालों की फहरिस्त थी। आपने आए और फटाफट दर्जनों की संख्या में SIT भी बना दिए, बड़े बड़े दावे किए कि इससे खुलासा होगा, इतना भ्रष्टाचार हुआ, 15 सालों में इतना भ्रष्टाचार हुआ। 4.5 साल में क्या एक भी आरोप साबित हुए 15 साल के भाजपा शासन का? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने SIT गठन किया था, चाहे जीरम घाटी को लेकर हो या जितने घोटालों की जो हुई थी उनकी जांच करने के लिए। मगर तात्कालीन नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने घोटाले किए थे, इसलिए आपको हड़बड़ी थी, आपने हाई कोर्ट में जाके आपने स्टे ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो जांच हमारी सरकार करना चाहती है, चाहे जीरम घाटी के मामले में हो या नान घोटाले के मामले हो या अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले हो या चीट फंड कंपनी घोटाले लगभग 6,000 करोड़ के हो, उसके लिए हमारी सरकार जांच करना चाहती है। मगर उसमें SIT जब गठन होता है तो हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता वो स्टे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल जाने का डर सता रहा था, इसीलिए हाई कोर्ट में ये नेता चले जाके स्टे ले लेते हैं। तो हमारी सरकार आज भी कटिबद्ध है, हम जो भी जांच होगा जांच करने के लिए हमारी सरकार तैयार बैठी है। नहीं, आपका टाइम कहाँ बचा है आपके पास? या तो ये आत्मविश्वास है कि अगली बार हम रिपीट होंगे तो हम अगली बार देखिए, हम 71 सीटों के साथ अभी सरकार में है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रहने के बाद 14 सीटों में सिमट गई है। आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम किया, यहाँ व्यापार व्यवसाय भी आगे बूम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में सिमट जाती है। भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं। पहले विक्रम उसेंडी जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उसके बाद साय जी रहते हैं, उनको भी हटाया जाता है। उसके बाद आदरणीय अभी अरुण साव जी हैं। अभी सुनने में आया है कि बस्तर से केदार कश्यप जी भी सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। मगर केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है। अब कहने लगते हैं कि मोदी साहब के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े। इसका मतलब आपने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम किया। इसलिए आप अपने नेताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे को आप विश्वास नहीं कर रहे तो कैसे लड़ेंगे? आखिर यह छत्तीसगढ़ की जनता स्थानीय नेताओं पे विश्वास किया। आपने देखा अभी कर्नाटक का चुनाव, अभी हिमाचल प्रदेश चुनाव, वहां हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, JP नड्डा साहब आते हैं, मगर अपने प्रदेश को भी बचा नहीं पाए। 97% वहां की जनता हिंदू है, मगर हिंदू के नाम से वोट करने वाले, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से राजनीति करने वाले 97% हिंदू समाज भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं किया और बाहर का रास्ता दिखा। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक का चुनाव में आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री 2 महीने तक डटे हुए। मगर वहां की जनता, कब तक आप झूठ बोल के जनता को गुमराह करोगे? देश की जनता भी देख रही है कि आप झूठ बोल के ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की जनता को भी 15 सालों तक इन्होंने ठगा। इन्होंने कहा हम भाजपा का कहना साहब, हर किसान का कर्जा माफ,
15 साल सरकार में रहे, किसी का 1 रुपया इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने सिरा गुनिया गायता को 500 रुपया मानदेय देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बहुत से वादे किए थे, इन्होंने हम लोग जर्सी गाय देंगे, हर विकास खंड में हम 5 रुपया में दाल भात केंद्र खोलेंगे, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपया देंगे। इनका लंबा चौड़ा लिस्ट था, इनके संकल्प पत्र, मगर इन्होंने नहीं किया। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता, बस्तर में 4 मंत्री हुआ करते थे, माननीय लता उसेंडी जी, माननीय केदार कश्यप जी, माननीय विक्रम उसेंडी जी, माननीय महेश गागड़ा जी, और चारों मंत्री को भी यहाँ की जनता ने धूल चटा दिया। आपने हिमाचल का उदाहरण तो दे दिया, आपने कर्नाटक का उदाहरण दे दिया, त्रिपुरा का उदाहरण नहीं दिया, असम का उदाहरण नहीं दिया, गुजरात का उदाहरण नहीं दिया, जहां आप तीसरे नंबर पे आए। देखिए, गुजरात में हम लोग लंबे समय से विपक्ष में हैं। अभी हम लोग नए सिरे से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमने नियुक्त किया है, और हमें उम्मीद है जो मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया जनधन खाते में डालेंगे, किसानों की आय 2022 तक हम जमा करेंगे। उसके साथ साथ ऐसे कई वादे थे, उनके कारण गुजरात की जनता ने जरूर, क्योंकि माननीय मोदी साहब गुजरात से आते हैं, माननीय अमित शाह साहब गुजरात से आते हैं, इसलिए उनकी नाक बचाने के लिए गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जरूर मौका दिया है। मगर हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में गुजरात की जनता भी हमको फिर से मौका देगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता, आपने बताया बड़े विकास हो गए, ये सड़कें बन गई, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन अभी भी 2 नज़ारे आमतौर पे दिखते हैं न्यूज़पेपरों में और मीडिया में, कि कोई कांवड़ में उठा के मरीज को 4 किलोमीटर तक पैदल चला, तब कहीं जाके जो है वो प्रसूति हुई। इसके अलावा एक और नज़ारा दिखता है कि लोग झिर्री से पानी, झिरिया का पानी उठा के जो है वहाँ पे ला रहे हैं, घर में उसको गंदे पानी को पी रहे हैं। ये 2 नज़ारे दिखने कब बंद होंगे? नहीं, देखिए, कुछ क्षेत्रों में, मर्दापाल के कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में, और कुएमारी जो कलेक्टर ने भी कहा, कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में जरूर कुछ बातें जो आपने बात कही वो, मैं, हमारे पीएचई मंत्री यहाँ बीच में बैठे हैं, उनका ही विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था जो मर्दापाल से अंदरूनी क्षेत्रों में, शायद वो पीएचई मंत्री रहते हुए हमारे उनके कार्यकाल में नहीं बन पाई होगी, शायद उसका, मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में भी पानी की व्यवस्था हो, लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था हो। अगर कुछ कमियां हैं तो हम उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति जवाबदेही हमारी भी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, अगर कोई संज्ञान लाता है, उस बातों को हम लोग निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते, मीडिया के साथ ही पहुंच पाते हैं, तो हमारे संज्ञान में आती है, उनको हम लोग निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मरकाम जी, ये तो आप भी मानते हैं कि आपकी जीत में आधे से ज्यादा श्रेय जो है वो घोषणा पत्र का था, जिस तरह से आपने संकल्प पत्र बनाया था, कहीं ये सभी लोग मानते हैं कि उसका बहुत ज्यादा असर जो है वो जनता पे पड़ा और वोट बैंक के रूप में वो कन्वर्ट हुआ। उस घोषणा पत्र में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी कि जिन्हें नक्सली समर्थक बताकर जेलों में बंद किया गया है, उन्हें आपकी सरकार रिहा करेगी। 1300 के आसपास ऐसे लोगों की संख्या है, 4.25 साल होने को आया है, एक उसमें से एक छोटा सा लड़का भी रिहा नहीं हुआ अभी तक। देखिए, हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में ये बातें आई थी कि हम सरकार में आने के बाद जो फर्जी नाम से, नक्सली के नाम से जिनको जेलों में बंद किया गया है, हमारी सरकार ने कमेटी बनाई और लगभग 780 जो निर्दोष लोगों को हमारी सरकार ने जेलों से उनको बाहर भी दिखा दिया है। अगर कुछ बचे उनके ऊपर गंभीर धाराएं हैं तो उसका भी हमारी सरकार परीक्षण कर रही है। हमें उम्मीद है उनको भी, अगर निर्दोष होंगे तो उनको भी हमारी सरकार बाहर, जेलों से बाहर निकालेगी। आपने 12 की 12 सीटें बस्तर को देने की बात कही कांग्रेस को।
यहाँ पे भाजपा पूरा जोर लगा रही है, चाहे अमित शाह जी हो 3 दौरे कर चुके हैं, आरएसएस की 2 बैठकें हो चुकी है, विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे आते हैं, नड्डा जी यहाँ पे आते हैं, और अभी अभी मोदी जी कह के गए हैं कि हमारी जो शुरुआत है जीत की वो बस्तर से होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा इतना मजबूत होती तो माननीय मोदी साहब को आना पड़ रहा है, अमित शाह साहब को जगदलपुर आना पड़ता है, अभी दुर्ग आ रहे हैं, नड्डा साहब को बस्तर जगदलपुर आते हैं, बिलासपुर आते हैं, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा छत्तीसगढ़ में डेरा जमाया हुआ है। ये हर तरह से हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झेल चुकी है। अब छत्तीसगढ़ की जनता, न बस्तर की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इसीलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं हम अपनी सरकार की उपलब्धियों, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और लगातार जा भी रहे हैं। हमें उम्मीद है जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल यह है मरकाम जी कि आपने किसानों की उन्नति की बात की, आपने कहा कि अब बस्तर के किसान जो है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खुश है, तेंदुपत्ता का जो है पारिश्रमिक बढ़ गया है, तमाम जो 4 चिरौंजी जो लघु वनोपज है उनका पारिश्रमिक, लेकिन समर्थन मूल्य की अगर बात करें, कुछ एक चुनिंदा फसलें ही समर्थन मूल्य में शामिल हो पाई हैं। देखिए, 2018 तक छत्तीसगढ़ में मात्र 52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होता था और 16 लाख किसानों का। हमारी सरकार आने के बाद 4.5 सालों में 24.5 लाख किसानों का धान हमारी सरकार खरीद रही है और 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रही है। पहले खेती किसानी घाटे का काम होता था, हमारी सरकार आने के बाद खेती किसानी लाभ का काम होता है। हमारी सरकार ने चाहे धान का समर्थन मूल्य हो, चाहे कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य हो, कोदो कुटकी का धान से ज्यादा रेट में 3370 रुपया समर्थन मूल्य, सरकार समर्थन मूल्य, मक्के का 1850 रुपया समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने कई उपज का समर्थन मूल्य दे रही है। भाजपा शासन में मात्र 7 वनोपज का समर्थन मूल्य मिलता था, हमारी सरकार आने के बाद 65 वनोपज का समर्थन मूल्य हमारी सरकार दे रही है। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो यहाँ के अन्नदाताओं, यहाँ के किसानों, यहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों, जो लगभग 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र है, उस क्षेत्रों का भी लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया है, बढ़ा है, किसानों का आय बढ़ा है। इसीलिए मेरे गांव का अंतिम गांव जो तुर्रे बेड़ा तरई बेड़ा, मैं वहां डामरीकरण सड़क, पंचायत भवन, 500 की जनसंख्या, वहां 5 ट्रैक्टर और हर घर में मोटरसाइकिल। कहने का मतलब है लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। जहां पूरा देश में जहां जीडीपी जहां 8% है, वहीं बेरोजगारी दर 7.8% है, वहीं छत्तीसगढ़ में 0.7% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब साफ है, यहाँ के मानव संसाधन का उपयोग हमारी सरकार ने किया है, लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। आके आयुष्मान योजना की बात किए थे, आयुष्मान योजना में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को मात्र 300 करोड़ रुपया दी है और हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड में 1100 करोड़ रुपया हमने जमा किया है। मतलब हमने 2-3 गुना जन श्रेय केंद्र सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास की बात ये करते हैं, हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, 80-20 का रेशियो था, 80% केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देती थी, राज्य सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 20% हुआ, बाद में 60-40 हुआ।
अभी 60-40 है। हमारी सरकार ने 3200 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान जो प्रधानमंत्री आवास के लेके, आज ये राजनीति करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार क्यों पैसा नहीं देती। हमने तो बजट में 3200 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया है, केंद्र सरकार क्यों नहीं देती। उस दिन प्रधानमंत्री जी 12 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता विधायक 16 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। आप लोग तय कर लें 16 लाख है कि 12 लाख है, आप लोग तय कर लें। प्रधानमंत्री सही बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो नेता बोलते हैं वो सही बोलते हैं। हम अपनी सरकार, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये राम के नाम से, ये भगवान के नाम से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना। 15 साल सरकार में रहे मगर भगवान राम को याद नहीं किए। हमारी सरकार भगवान रामचंद्र जी लगभग 12 वर्ष इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती से गुजरे। राम पथ गमन हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। माता कौशल्या, हम भगवान राम के ननिहाल हैं। भव्य मंदिर, माता कौशल्या का भव्य मंदिर हमने बनाया। गाय के नाम से राजनीति करने वाले गोठान, इनके नेताओं के गोठानों में 500 से अधिक गायों की मौत हो गई, मगर इन्होंने सिर्फ गाय के नाम से राजनीति करते थे। मगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ जब जब चुनाव आते हैं भगवान राम को भी याद भूल जाते हैं, गौ माता को भी याद करते हैं। हमारी सरकार ने भगवान राम का भी नाम आगे बढ़ाया, माता कौशल्या की भव्य मंदिर बनाया और हमने गोठानों का भी निर्माण किया। ये कांग्रेस पार्टी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम 36 वादे किए थे, 36 वादों में हमारी सरकार अभी 51 योजनाओं को संचालित कर रही है, मगर कुछ वादे थे जिसमें शराबबंदी था। हमारी सरकार ने, जहां गुजरात शराबबंदी है, बिहार शराबबंदी है, वहां की हमारी कमेटी, विधानसभा की कमेटी जाके वहां का अध्ययन कर रही है। हमें उम्मीद है सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपने छेड़ दिया। मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, लेकिन उससे पहले आपने छेड़ दिया। सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है शराबबंदी का। एक तरफ शराबबंदी का आपने वादा किया था, दूसरी तरफ शराब में जो है वो सर्वाधिक कमाई का रिकॉर्ड बनाने का भी कीर्तिमान आप लोग स्थापित करते हैं। ये कहते हैं, ये कहा गया है कि गोवा के बाद सबसे ज्यादा शराब कोई बेच रहा है तो छत्तीसगढ़ बेच रहे हैं। देखिए, हम लोग शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी लगभग हमने 200 दुकानों को हमने बंद किया है। हमारी कमेटी गुजरात, जहां शराब मोदी साहब आते हैं वहां घर पहुंच सेवा है। वहां आप जाइए, गुजरात में जो भी चले जाए, आप जहां चाहिए, जो जो आप चाहते हैं वो जाते हैं। हमने वही अध्ययन किया। जब आपने देखा होगा कोरोना काल में शराब बिक्री बंद थी, मगर लोग दूसरे चीजों को, कोई एसिड पी रहा है, कोई अन्य पी रहा है, इसलिए जन जागरूकता अभियान भी हमारी कांग्रेस की सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो मोहन मरकाम जी, इनको उम्मीद है कि तमाम जो उपलब्धियों के दम पे सरकार फिर से कांग्रेस अपनी बनाएगी। और साथ ही नॉट आउट 4 साल के लिए ये लगातार पीछ में जमे हुए हैं, शतक पे शतक मारे जा रहे हैं, उपचुनाव के शतक मार रहे हैं। तो मोहन मरकाम जी को पुनः एक बार बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बेबाकी से उन्होंने स्वीकार भी किया, जो कमियां हैं तो उन्होंने स्वीकार किया। हम भी यही उम्मीद करेंगे कोंडागांव के लिए, बस्तर के लिए जो कमियां हैं, आने वाले समय में मोहन मरकाम जी उन कमियों को दूर करेंगे और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने तमाम दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।